जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री महाकाल। मैं हूं कमलाक्ष झा, आपका एजुकेटर, और हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज जो है वो कवर अप कर रहे हैं। आपने अगर अभी इस पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप सीरीज को कंटिन्यू देखो। यानी कि आपको पहले सीरीज में पहले लेक्चर को देखना है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, एंड सो ऑन। और उसके लिए आपको क्या करना है, कमलाक्ष झा ऑफिशियल, ये मेरा नाम है कमलाक्ष झा, इसके आगे लगा देना ऑफिशियल। इस नाम से यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और ये वाले वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स देख रहे हो तो लाइक कर दो फटाक से अभी के अभी। और जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले वहां पर चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में लक्ष्मीकांत पॉलिटी की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करो, तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। बीच से नहीं देखना है, क्योंकि बीच से देखोगे तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। हाँ, हालांकि अगर आप शायद आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली होगी, बीच में एक आधी टॉपिक जैसे आपको क्राउन रूल समझना है, तो अगर देखना चाहते हो तो लेट्स कंटिन्यू। तो चलो, हमने लास्ट लेक्चर में गाइस कवर किया था कंपनी रूल के बारे में। हमने जाना है कि कंपनी ने किस प्रकार से इंडिया के अंदर आकर एक्सप्लॉइटेशंस किए, हालत खराब कर दी, इंडिया को जो है वो बर्बाद करने का कार्य शुरू कर दिया। अब तो लंदन इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहा है। आपको याद होगा कि लास्ट में, क्योंकि ये मैं अभी जो आपको समझा रहा हूं ये एक बैकग्राउंड बता रहा हूं रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो चार्टर एक्ट जो था अपना 1853 का, इसने क्या बोल दिया, इसने बोला कि अब कंपनी को बार बार जो है वो एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब जब तक पार्लियामेंट चाहेगी, ब्रिटेन पार्लियामेंट, तब तक जो है वो कंपनी यहां पर रूल करेगी। तो इन लोगों को, कंपनी वालों को आ गया मजा। इनको लगा कि अब तो भैया अपन के पास अनलिमिटेड समय के लिए टाइम है, यहाँ पे तो अपन ऐश ही ऐश करेंगे। हमारे पूर्वज छोड़िए, हमारे तो मतलब आने वाली पीढ़ी छोड़िए, जितने मतलब जितनी जनरेशन होंगी हमारी, उतनी बैठ के जो है वो खाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा इनको दिख गया था। यस। तो इसी ईगो में इन्होंने कर दी बहुत सारी गलतियां। और जिन गलतियों के बारे में हमने डिस्कस किया था, ज्यादा पैसों की लालच में इन्होंने जमींदार को एक्सप्लॉइट किया, ज्यादा पैसों की लालच में इन्होंने किसानों को एक्सप्लॉइट किया, राजाओं को एक्सप्लॉइट किया, प्रिंसली स्टेट्स को, है ना, उनके विरुद्ध चले गए। जब ये उन सभी लोगों के विरुद्ध चले गए, तो ये सभी लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर ये उठे। जैसे अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, क्योंकि ये पॉलिटी हम लोग कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसका एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ओवरव्यू मैं आपको देता चल रहा हूँ। तो जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो डिटेल में, तो आपने देखा होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 भी आपका एक टॉपिक है। तो उसमें आपने समझा होगा डिटेल में कि जो कंपनी के जो लोग थे उन्होंने, और इवन किसके थ्रू, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, ब्रिटेन पार्लियामेंट के थ्रू, इन्होंने यहां पर वेरियस सिस्टम्स चालू किए। राइट। जैसे कि अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें, तो वो किस लिए लड़ रही थी कि उनका जो एडॉप्टेड बेबी है, वो बेसिकली एडॉप्टेड सन, जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो बेसिकली राजा बने। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के थ्रू उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि बायोलॉजिकल जो चाइल्ड होंगे उन्हीं को ही सिर्फ राजा बनाया जाएगा। जिसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, मेल चाइल्ड, उसका पूरा एम्पायर ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा या कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। ये डील इन्होंने करी। ऐसे ही काफी सारे लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपनी पॉलिसीज के थ्रू एक्सप्लॉइट किया, जिससे लोग चटक गए और लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। और जब ये सब लोगों ने रिवोल्ट रचा, और स्टार्टिंग जो है वो रिवोल्ट की हुई थी मेरठ से, आपको ऑलरेडी जो है वो पता होना चाहिए, मंगल पांडे वाला केस। क्योंकि इन्होंने लोगों के धर्म में हस्तक्षेप किया। राइट। और जब आप किसी के धर्म के बारे में बोलते हो या उसको चेंज करने पर फोर्स करते हो, जैसे कि इन्होंने मिशनरीज के थ्रू लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में प्रमोट किया, है ना, तो ऐसी चीजें जब होने लगी तब लोग बहुत चटके। और जब लोग चटके तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा। बट दीज पीपल वर स्मार्ट, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था, दीज पीपल वर स्मार्ट। इन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो है वो इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। पहले लीडर्स पर अटैक करवाए, लीडर्स को खत्म किया, क्योंकि किसी भी रिवोल्ट को लीड करने वाला कोई लीडर नहीं होगा तो वो रिवोल्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने बोली कि अब यहां पर लोग गालियां बक रहे थे कंपनी को कि ये साले कंपनी वाले, वो साले कंपनी वाले। लोगों को ये नहीं पता था
कि कंपनी वाले किसके ऑर्डर पर ये चीज कर रहे हैं, ये आम जनता नहीं जान रही थी। तो इसी चीज का फायदा उठाया किसने? लंदन में बैठे हुए लोगों ने। इनने बोला कि ये सही समय है, अब कंपनी को अपन बोल देते हैं कि अब कंपनी रूल नहीं होगा, अब डायरेक्टली क्वीन रूल करेंगे। और इन्होंने ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू 1773 से ही इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई हुई थी कि इन्होंने कंपनी वालों से हमेशा ये बुलवाया कि सबसे बढ़िया है क्वीन, सबसे बढ़िया है लंदन में रहने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो आम जनता थी उनके लिए एक गलत होप की किरण थी। मतलब ये एक ऐसी किरण थी जो बेसिकली इनको बर्बाद करने वाली थी, ये समझ नहीं पाए। राइट। ये ऐसी किरण थी कि ब्रिटिश क्राउन जो है उसने हाथ दिया इंडियंस को और बोला कि हम तुम्हें कंपनी से बचाएंगे। बट उनके दूसरे हाथ में जो थी वो AK-47 थी। तो एक हाथ से हाथ मिलाना नहीं, हाथ एक हाथ से पकड़ रहे थे जिससे कि डायरेक्ट सर पर AK-47 मारे हैं कि खल्लास खेल। तो ये गेम खेल रहा था ब्रिटिशर्स, ये गेम खेल रहा था लंदन। तो अब आएगा क्राउन रूल, इसी को ही हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर्स में ये पूरी चीज हमने डिस्कस कर ली थी, याद करो, रैयतवारी, महलवारी, सोशल और कल्चरल इंपैक्ट क्या रहा, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है कि भाई क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो हुआ। अब इसी पर ही हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखो, इसमें आपके बहुत प्रिसाइज तरीके से हमने नोट्स जो है वो तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। और ये जो नंबर है दिया गया व्हाट्सएप का 9713282838, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस जो हमारा जो पूरा ये चैनल है, इस चैनल में जितने भी लेक्चर्स आते हैं उनके PDF, उनके शॉर्ट नोट्स, पूरी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं। जैसा कि अब मैं एक और खुलासा करता हूं आप लोगों के सामने, जो लोग एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स हैं, आप लोग एक जड़ी बूटी पॉलिटी की क्लेम कर सकते हो। ये जड़ी बूटी क्या है? तो 30 पेजेस, 30 या 35 पेजेस के आसपास की मात्र PDF, जिसमें कंप्लीट पॉलिटी कवर्ड है, बुलेट पॉइंट्स के साथ, कंप्लीट पॉलिटी विद ईच एंड एवरी चैप्टर, क्राउन रूल, कंपनी रूल, यानी कि ये सब जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका एक जड़ी बूटी रेडी किया हुआ है। और वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, और ये सिर्फ मिलेगा उन लोगों को जो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं, और उनको ये चीज क्लेम करनी पड़ेगी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। बोलना पड़ेगा कि प्लीज मतलब हमें ये PDF जो है वो दे दीजिए, तो आपको वो PDF मिल जाएगी। ये इसलिए क्योंकि ये इस ग्रुप के अंदर हम जो है वो ये वाली PDF, स्पेशल PDF नहीं डालेंगे। ये PDF सिर्फ उनको मिलेगी जो लोग हमारे लेक्चर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने लेक्चर के बीच में बताऊंगा ये सब चीजें कि कौन से मटेरियल, कौन से नोट्स स्पेशल आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। बाकी ये सब PDF तो मिल ही जाती हैं, बाकी अलग से जो जड़ी बूटी होंगी वो उन्हीं को मिलेंगी जो रेगुलरली लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं। और बहुत अच्छी PDF, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। राइट। तो अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो वो आपको आराम से मिल जाएगी। चलो, इतना मुझे बताना था। अब ध्यान से सुनो क्या हो रहा है कि रिवोल्ट से पहले की चिंगारी मैं आपको बताता हूं। अब ज्यादातर शासक, राजा, छोटे छोटे एरिया के सरदार यानी कि जमींदार, इनका मेन गोल यही था कि इनके पास जो पहले पावर थी वो वापस इनको मिल जाए। जो जमींदार का पहले सम्मान होता था, वो सम्मान अब नहीं हो रहा है जमींदार का। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं, ये जमींदार जाकर अपनी पगड़ी निकाल के उनके सामने रख देता है कि मालिक बताइए। तो लोग सोच रहे थे कि यार हम तो जमींदार को बहुत पावरफुल मानते थे, ये तो ब्रिटिशर्स के सामने हाथ जोड़ रहा है, मतलब पावरफुल हुए ब्रिटिशर्स। तो लोगों ने पावर का सिंबल देखना शुरू किया ब्रिटिशर्स को। और जो लोग पहले हाथ जोड़ते थे जमींदार के सामने, वो लोग जमींदार को सिर्फ इतना देखते थे कि अरे ये साल तो बिचौलिया है, हमसे सिर्फ पैसे मांगता है। तो ये क्या हुआ? आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा जमींदार के, है ना। ऐसे ही काफी सारे लोगों की अपनी जमीन चली गई थी, किसानों की जमीन कर्जे में डूब गई एक टैक्स देने के चक्कर में, है ना। तो उनको अपनी जमीन वापस चाहिए थी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मराठा, पहला पॉइंट। तो एंग्लो मराठा वॉर्स में ब्रिटिश से इन्होंने टक्कर ली। मराठास डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर की वजह से वीक हो गए। भाई मराठास में हमने हमने देखा ना कि ये लोग अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गए। शिंदिया, राइट, होलकर्स, राइट, ये सब अलग अलग, भोसले, अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गए। और यही ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स का कि इनको डिवाइड करो, रूल करो।
शिवाजी, पेशवा, होलकर, शिंदिया, ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे। राइट। ऐसे ही सिख की बात करें, एंग्लो सिख वॉर्स में सिख ने जो है वो ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था। और रंजीत सिंह जी ने एक यूनिफाइड किंगडम बनाया जो ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट ऑब्वियसली इनमें भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और ब्रिटिश मिलिट्री मजबूत थी, उसका ये लोग सामना नहीं कर पाए और इनको भी हार का सामना फेस करना पड़ा। मैसूर, हैदर अली टीपू सुल्तान का पूरा फोर एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें ब्रिटिशर्स से लड़ाई हुई। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही स्मार्टली इतने महान लीडर्स को जो है वो हरा दिया, टीपू सुल्तान, हैदर अली, जो शेर से लड़ जाते थे। और इनकी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और फॉरेन अलायंस ब्रिटिश के लिए थ्रेट बनी थी, बट ब्रिटिशर्स ने स्ट्रेटेजिकली जो है उनको हरा दिया। फिर और भी पॉलीगर्स साउथ इंडिया के अंदर, आसाम के अंदर अहोम्स, और भी है अलग अलग जगह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो चुनौतियां आना शुरू हो गई। अब होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्रीस कार्टिज जो कंट्रोवर्सी जो थी ना, कि जो बंदूक की जो गोली है उसमें सुअर और गाय की चर्बी है, तो उस चीज को लेकर मुस्लिम्स भी ने भी रेजिस्ट किया, हिंदूज ने भी रेजिस्ट किया, और उन्होंने बोला कि अरे ये तो हमारे धर्म को जो है वो पल्यूट कर रहे हैं, तो इनको पीटो सालों को। तो जितने भी सोल्जर्स थे, किसान थे, आर्टिशियंस थे, कुछ रूलर्स भी थे, वो सब शामिल हो गए। अब इसके अंदर हम लोग को देखो, हमने बताया हुआ है कि क्या कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। हालांकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ोगे, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चार चीजें पता होनी चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं ये लोग, और मेंस के लिए भी काफी काम किया, जो हमने बहुत ही प्रिस्क्राइब तरीके से देखो लिखी हुई है। पॉलिटिकल कारण क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इंडियन रूलर्स की जो सॉवरेनिटी थी वो खत्म हो गई थी। इंडियन रूलर्स अब रूलर्स नहीं थे, राजा नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स के नौकर बन गए थे, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कतें होना शुरू हुई, इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो वो गुस्सा हुए। दूसरा, इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इंडियन इंडस्ट्रीज का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडियंस को फायदा नहीं हो रहा है, इंडियंस को हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है, पूरा फायदा जो है वो ले जा रहे हैं ये गोरे लोग। फिर ब्रिटिश का सोशल कस्टम में इंटरफेरेंस, भाई लोगों के रीति रिवाजों में ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। लोगों का हो रहा है दिमाग खराब कि भाई हमारे पूर्वज ये चीज करते आ रहे, साल तुम कौन होते रोकने वाले। और दूसरा, मिशनरी एक्टिविटी, इन्होंने इनकी क्रिश्चियंस मिशनरी चालू थी, जिसने लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया, जिससे लोग और चटक गए कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। और वेस्टर्नाइजेशन का डर, हमारे यहाँ के बच्चों को बोल दिया कि इंग्लिश पढ़ो। हमारा बच्चा जो है मदर को बोल रहा है हाउ आर यू, हाय, हेलो, व्हाट्सएप। मम्मी बोल रही है तो अंग्रेज बनता जा रहा है भाई, हमारे कल्चर कहाँ गए हैं। अब वो बच्चा जो है पाव नहीं छू रहा मम्मी पापा के, वो स्वैग दिखा रहा है मम्मी पापा को कि हे डैड, हे मॉम, हाय हाय, हाउ आर यू। लोगों को लग रहा है अरे यार ये तो मिट्टी पलीत हो गई, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर है, कल्चर बर्बाद हो रहा है हमारा। फिर मिलिट्री में प्रॉब्लम्स है, सोल्जर्स की सैलरी नहीं आ रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, सिर्फ अंग्रेजों को, इंग्लिश लोगों को, या फिर जो लोग बिल्कुल ही लॉयल है इंडियंस ब्रिटिशर्स के, सिर्फ उन्हीं को ही हाई पोजीशन मिल रही है, बाकी लोगों को नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी जो इशू था वो यही था कि वो ग्रीस्ड रॉयल इनफील्ड की कार्ट्रिज, बंदूक की गोली, जो कि सुअर और गाय के चर्बी से जो वो बनी थी, जिसमें हिंदूज भी चटक गए, मुस्लिम्स भी चटक गए। तो मेन सेंटर रिवोल्ट का जो है वो कौन सा था, ये ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स में भी अक्सर पूछते हैं। और देखो हमने लीडर्स भी लिखे हुए हैं, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। इंपॉर्टेंट लीडर्स बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। हालांकि ये टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, बट मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं जिसका आंसर आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे कौन से रूलर्स थे, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इनके नाम लिखेंगे आप सेंटर के आगे। सेंटर लिखो, फिर उसके आगे नाम लिखो कि मेरठ में कौन था इंपॉर्टेंट लीडर, दिल्ली में कौन थे, कानपुर में कौन थे, लखनऊ में कौन, झांसी में कौन, ग्वालियर में कौन, ऐसा। है ना? लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, और पावर जो है वो अब ट्रांसफर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। और ये टर्निंग पॉइंट था जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को फ्यूल करने वाला बना,
और ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म्स यहां पर किए, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि बॉस अब हमें चेंजेस लाने की जो है वो आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने चेंजेस जो है वो नहीं लाए तो अगेन दोबारा से इस प्रकार से मेजर रिवोल्ट होगा और दिक्कतें ब्रिटिशर्स के लिए बढ़ सकती हैं। तो इनको समझ में आया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अब ऑर्गेनाइज नेशनलिस्ट मूवमेंट होने लगे 1857 रिवोल्ट के बाद, क्योंकि लोगों को भी समझ में आया कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लोगों को पढ़ाया, लोगों को इंग्लिश एजुकेशन दी, और वो इनके ऊपर ही कई बार भारी हो गई। जो मैकॉले का माइन्यूट वगैरह था, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ, जिसमें इन सब चीजों का जिक्र था, तो ये चीज ब्रिटिशर्स की मत्थे पड़ गई। क्यों? हमारे यहाँ के कुछ ज्ञानी लोगों ने इंग्लिश तो सीखी और फिर अच्छी नॉवेल्स पढ़ी, और उसके थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, वेरियस रिपोर्ट्स के थ्रू पढ़ने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम हमारा बिल्कुल खून पसीना सब चूस रहे हैं, पैसे के अलावा सब कुछ चूसा जा रहा है हमारा। तो हालत खराब हो गई, क्लैरिटी मिल गई, और ये क्लैरिटी दूसरों को अवेयर करने के लिए यूज की गई हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा। उसके लिए उनको पता था कि उनको क्या करना है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में स्टेप लिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो बने इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और भी काफी सारे रीजनल ग्रुप्स बनना शुरू हुए। इनने बोला कि ब्रिटिशर्स को जो है वो हम पेटिशन के थ्रू, याचिकाओं के थ्रू, इंटरनेशनल लेवल तक न्यूज़पेपर में, न्यूज के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हमें हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो शायद वो कदम उठाएं। तो ऐसे सिविलाइज तरीके से बेसिकली लड़ाई जो है वो स्टार्टिंग में लड़ी गई थी। तो ये गेम था अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट, ब्रिटिश वीकनेस एक्सपोज करने के लिए काम आया। कि जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स जो ब्रिटिशर्स ने फेस करी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, वो यही थी कि अब इन लोग को कानून बनाने थे, और ऐसे कानून इन्होंने बना दिए जिससे इंडियंस को एक्चुअल में क्लैरिटी हो गई कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे का सोच रहे हैं, इंडियंस का नहीं सोच रहे हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857 जो फेल हुआ, पर उसने नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्राउंड, आप कह सकते हो कि बेस जो है वो तैयार कर दिया नेशनलिस्ट मूवमेंट का। तो याद रखना, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नेवर फेल्ड। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने क्रिएट कर दिया एक बैकग्राउंड जिससे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो, और हुआ यही 1885, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस, समझ में आ रही है पूरी स्टोरी? तो अब हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल के बारे में। अब बस सिर्फ चीजों को, स्टोरी तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, हालांकि मैंने पॉलिटी में भी एक आपको बेस जो है वो दे दिया, अब काम की बातों पर आता है। तो बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होती है इस कानून के तहत, वो आपको याद रखना है। और ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्टली इंडिया के अंदर रूल करेगा, क्योंकि इन्होंने आते से ही ये बोला, अच्छा ये कंपनी वाले आप लोग को परेशान कर रहे हैं, हटाओ इस कंपनी को। तो लोगों ने बोला, अरे माई बाप, बचा लिया आपने तो हमें कंपनी से। अब लोगों को क्या पता कि आपका हाथ जोड़ के आपका हाथ बांध देंगे, आपसे हाथ जुड़वा के आपका हाथ बांध दिया जाएगा और आपको मारा जाएगा। और होगा भी वही, एक एक करके चीजें देखिए आप। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया। अच्छा, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है, हालांकि अपन इस चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी लेकर आएंगे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बट अगर आपने पढ़ी है कभी, तो आप मुझे बताओ, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो अपॉइंट किया गया था, ये इंडिया में काम करता था, ये इंडिया में व्यक्ति रहता था, या फिर ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रहता था? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, पॉलिटी का ही। सेक्रेटरी किसके पास रहता है, ये लॉजिक लगा दोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये अपॉइंट किया गया, यानी कि एक पोजीशन जो है वो बना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, और इसको अपॉइंट कर दिया। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसने, देखो ये नया ऑफिस है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्लियरली हमने यहां पर दिया भी है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का आदमी है। अक्सर लोग यहां पर गलती करते हैं, ये लोग बोलते हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंडिया के अंदर था, नहीं, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ब्रिटेन की कैबिनेट का एक सदस्य था। इंडिया में जो भी चल रहा है उसके बारे में ब्रिटेन की कैबिनेट में बताता था। इसके पास 15 मेंबर्स थे जो हर एक चीज की खबर रखते थे इंडिया के अंदर।
तो याद रखना, 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया हेल्प करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था। इन्होंने और ज्यादा तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। फिर क्वीन विक्टोरिया विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। अब इन्होंने बोला अब माता जी आपकी हेल्प करेंगी, क्वीन आपकी रानी हेल्प करेंगी। कैसे? हटाओ ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाओ। ये टेम्पररी था, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि बेटा शांत हो जाओ, हम तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं। कुछ समय के लिए शांत करके फिर से लोगों को अंदर ही अंदर चूसने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया। इंडियंस को कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे भैया हम आपको, इक्वल अपॉर्चुनिटी। लोग खुश, अरे वाह क्या बात है क्या बात है। क्योंकि दो नो नो वेरी वेल, इंडियंस अभी यूनाइट हुए हैं, इनको यूनाइटेड मत रहने दो। यूनाइटेड रहने देंगे तो हमें यहां पर जीने नहीं देंगे, हमें यहां पर काम नहीं करने देंगे, हमें यहां पर लूटने नहीं देंगे। तो इनने बोला कि इनको अब अलग करो कुछ समय के लिए, इनको बिजी कर दो। दिस इज द डिप्लोमैट की स्ट्रेटेजी, कि सामने वाले लोगों को बिजी कर दो, है ना। कैसे? कुछ टाइम मांग के। क्योंकि टाइम जो होता है वो लोगों को अपनी अपनी एक्टिविटीज में वापस से इन्वॉल्व कर देता है, क्योंकि वो जोश खत्म हो जाता है। तो इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का वादा किया, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका कभी हुआ ही नहीं। इनने बोला आपको क्या प्रॉब्लम है भैया? उनने बोला कि अरे यार हमारे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये लोग, हम हमारी प्रथाएं करने नहीं दे रहे पूरी। तो इनने कहा कि नहीं, अब से कोई भी गोरा, कोई भी इंग्लिश इंटरफेयर नहीं करेगा आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में। ये भी बड़ा झूठ था, क्योंकि दबाना था ना, इसलिए बोलते क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर्स कि विक्टोरिया ये बोल रही है ये सब मत करो, जिससे कि लोग जय जयकार करें कि रानी की जय, रानी की जय। उनको क्या पता है? पता था कि रानी ही बैंड बजा रही है पूरी तुम्हारी, ये स्ट्रेटेजी बना रही है, क्योंकि वो खुद डरी हुई थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने इनकी फाड़ के रख दी थी। नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857 के पार्टिसिपेंट्स को एमनेस्टी दी गई कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। यानी कि इन्होंने बोला कि भाई माफी, शांति, छोड़ो, जिन लोगों को बंद किया भाई रिलीज करो, हटाओ। तो ये था क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। देखो कितने बढ़िया तरीके से हमने पूरी चीज आपके लिए पॉइंट वाइज है बताई हुई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इंडियंस को मिलेगी गवर्नमेंट सर्विसेज में मेरिट के आधार पर, है। बट जो पैसे वाला है वही तो जा पाएगा लंदन एग्जाम देने सिविल सर्विसेज का। अब नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन टू डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नेंस। पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्मी स्ट्रक्चर इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। इनने बोला अरे यार यहां पर रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ? ये सिपॉय म्यूटिनी, है ना, मेरठ में सोल्जर्स के थ्रू रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो अब ये सोल्जर यूनाइटेड ना रह पाए, इस पर स्ट्रेटेजी बनाओ। या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ोगे। तो इन्होंने वो स्ट्रेटेजी बनाई और एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्मी स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज किया। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, मेनली ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। ब्रिटिशर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो रेलवेज बनाओ, इंडियंस के लिए कुछ नहीं किया था। हाँ, इनने बोला कि भाई हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर कुछ इंडियंस को रखेंगे, और इन्होंने उन्हीं को रखा जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे। तो यही चीज थी। इसने बेसिकली, ये इन हरकतों ने ब्रिटिशर्स की हमारे कुछ जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो बेसिकली ज्ञानी लोग थे, उनको दिखा दिया कि ब्रिटिशर्स सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, एक्चुअल में उनका ऑब्जेक्टिव तो इंडिया को एक्सप्लॉइट करने का ही है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ एक दूसरा चेहरा थी, ये मेन चेहरा ब्रिटिश क्राउन है जो इंडिया को लूटने चला है। ये सिर्फ धोखेबाजी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ये बोल रहे ना कि भाई हम तुम्हारा भला करेंगे, ये धोखा था। ये लोगों को क्लियर हो गया। अब मेन जो गेम है जो आपको समझना है वो है क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए ब्रिटिश रूल के दौरान, जो प्रीलिम्स में भी पूछते हैं, मेन से भी पूछते हैं। पहला चेंज, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। ब्रिटिश ने सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम बनाया जो रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इनने बोला भाई कि हम पूरे इंडिया के लिए एक सिस्टम बनाएंगे इक्वल, जो हर जगह एक जैसा रहे। वाइस रॉय इंडिया का हेड बन गया, जिसके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर थी। इनने बोला वाइस रॉय मेन अथॉरिटी है, जैसे प्रेसिडेंट, है ना।
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों कह सकते हो अभी के लिए आप वाइस रॉय को। और इंडियन सिविल सर्विसेज इस्टेब्लिश किया गया जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने का काम करता था। पूरी तरह से इन्होंने ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। नेक्स्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, राइट, याद रखिएगा। एक इलीट टॉप क्लास कार्डर है ऑफिशियल्स की जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वेरियस लेवल पर। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टील फ्रेम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इंडियन सिविल सर्विसेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, न्याय प्रोवाइड कराने के लिए। इंडियंस को एंट्री मिलना शुरू हुई, बट ज्यादा मेजोरिटी में ब्रिटिशर्स ही थे हायर पोजीशन पर। अब ये चीज याद रखनी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, बट इंडियन रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर लिमिटेड थी। इन्होंने बोला हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल्स दोनों पे, और ये काउंसिल के अंदर इंडियंस को इन्होंने कम रखा। मतलब ये पार्लियामेंट बन रही है आपको, अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको ये पार्लियामेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कानून बनाएगी। तो उन्होंने कानून बनाने का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वैसे ही इन्होंने सेंट्रल लेवल पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, स्टेट लेवल पर प्रोविंशियल लेवल पर एक काउंसिल बनाई। ये काउंसिल के अंदर इंडियंस काफी कम थे, और अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो गई। मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो प्रतिनिधि को चुनेंगे, और वो उनके बिहाफ में कानून बनाएंगे जो आज की डेट में चलता है। तो ये पार्लियामेंट बनता हुआ आपको दिख रहा है। दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इन्होंने साइज और फंक्शंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के बढ़ा दिए। कुछ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स को इसके अंदर शामिल किया गया। इसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस का भी प्रिंसिपल जो है वो शामिल किया गया। फिर वेरी इंपॉर्टेंट मॉरले मिंटो रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपेंड किया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए किस कानून के तहत इंट्रोड्यूस किए गए? मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। हमने आपको सिर्फ वही चीज दी है जो एग्जाम में आएगी क्लियरली। इन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को अलग करना यहां से शुरू किया। इनने बोला कि मुस्लिम जो है, भाई मुस्लिम लोग ही अपने मुस्लिम लीडर को चूज करो, जिससे कि डिफरेंशिएशन क्रिएट हो, लोग आपस में भेदभाव हो, लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले बंगाल पार्टीशन हो गया था। आप टॉपिक्स पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, आपने पढ़ लिया होगा। जब बंगाल पार्टीशन इन्होंने करवाया तब लोग बहुत चटक गए थे, और लोगों को क्लियर हो गया था, क्योंकि बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग थे उस समय। सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज हो रही थी वो बंगाल से रिलीज हो रही थी। तो इनने टारगेट किया पहले बंगाल को, इन्होंने बोला कि बंगाल को तोड़ो। तब इनको उसी समय समझ में आया कि अच्छा यहां पर एक क्लास है हिंदू मुस्लिम्स की जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने ये गेम खेला सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुस्लिम्स के लिए। हालांकि बाद में आकर और भी कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पावर जो है वो मिल गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कौन सा है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कौन सा है? तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसने डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल लेवल पर। इन्होंने रिजर्व और ट्रांसफर्ड दो प्रकार की लिस्ट तैयार करी, और उसमें सब्जेक्ट्स अलग कर दिए। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे। उसी अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्लियर कर दिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किस कानून को बनाने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर, की जो भी चीज रिजर्व में लिखी हुई है मतलब उससे रिलेटेड कानून बनाएंगे गवर्नर और इंप्लीमेंट करेंगे गवर्नर। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उस पर काम करेंगे। तो इसलिए रिजर्व सब्जेक्ट में उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें रख दी। फिर इन्होंने बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया, दो हाउसेज वाली प्रथा इंट्रोड्यूस करी। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा ना, वैसी प्रथा इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी, है ना। तो ये सब चीजें यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि अच्छा कर रहा है,
बट एक्चुअली में इन लोगों ने जो है वो इंडिया को बुरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया। तो ये पूरी कहानी थी जिसके बारे में हमने अभी कवर अप जो है वो किया। कहां तक हमने जो है वो देख लिया। अभी टाइम पीरियड चल रहा है 1919 का, राइट। तो ये टाइम पीरियड है, ध्यान में रखना ये पूरी चीजें। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 रिवोल्ट होता है, उसके बाद 1861 काउंसिल एक्ट, 1892, 1909, 1919, फिर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर ब्रिटिश रूल और इंपैक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आओ उसको देखते हैं। 1935 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं, जब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली इंडिया के अंदर रूल करना शुरू किया, तब उस समय जमींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो किसानों को जमींदार के थ्रू टैक्स देना पड़ता था, जिससे एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा था। क्योंकि जमींदार को इन्होंने वापस पावर दे दी, क्योंकि जमींदार भी लड़े थे 1857 के रिवोल्ट में अपनी पावर को रीगेन करने के लिए, राइट। तो इसमें और एक्सप्लॉइटेशन हुआ, किसानों के ऊपर बर्डन और बढ़ गया। किसानों को फूड क्रॉप्स के बदले कैश क्रॉप जैसे कि इंडिगो, ओपीएम, कॉटन उगाने पर मजबूर किया गया। इस ये रीजन बना फेमाइन का, भुखमरी का इंडिया के अंदर। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, हैवी टैक्सेस की वजह से किसान जो है वो कर्जे में चले गए। तो एग्रीकल्चर इस तरीके से बर्बाद हो गया। इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए तो उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। इंडियंस को बोला कि जाओ जॉब करो, खुद बिजनेस मत चलाओ, जॉब करो, सर्वेंट बना दिया सभी इंडियंस को। लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जूट, कॉटन, कोल इंडस्ट्री डेवलप हुई, बट ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए सिर्फ। इंडियन रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया, ब्रिटिश गुड का कैप्टिव मार्केट बन गया। यानी कि ब्रिटिशर से हमारे यहां पर, ब्रिटेन से हमारे यहां पर सामान आए, फिनिश गुड्स, और हम उनको रॉ मटेरियल सस्ते में बेचते रहे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ पूरा हम लोग को देखने को मिला। जो किसकी थ्योरी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो किसकी है, फटाक से बताओ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, लेजीज फेयर अप्रोच। डायरेक्ट आता है कि क्या है ये। तो ब्रिटिश ने इनिशियली जो फेमाइंस जो थी उनको मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया, जो डिजास्टरस साबित हुआ। समझ रहे हो। ब्रिटिशर्स ने ये वाली अप्रोच पहले अपनाई, लेजीज फेयर अप्रोच टू फेमाइंस। मतलब ये अप्रोच जो भुखमरी का कारण बन गई। इनने बोला कि मार्केट फोर्स जो है वो फूड की शॉर्टेज को रिजॉल्व कर देगा, बट ये अप्रोच डिजास्टरस हुई। इसके कारण और भी लोगों की डेथ हुई और लोग भूखमरी के कारण मर गए। लेजीज फेयर अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल शब्दों में ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार मार्केट में डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम चलता है, तो उस अकॉर्डिंग यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी लोगों को फूड चाहिए तो मार्केट में फूड की डिमांड है, तो किसान फूड का प्रोडक्शन करेंगे और ये सप्लाई हो जाएगा, डिमांड फुलफिल हो जाएगी सभी की। तो इसको बोलते हैं लेजीज फेयर अप्रोच। ये इनकी अप्रोच जो थी इकोनॉमिक्स की, ये सबसे बर्बाद अप्रोच थी। क्यों? क्योंकि यही लोग तो साले फोर्स कर रहे हैं कि कैश क्रॉप उगाओ, और उन कैश क्रॉप के चलते, इंडिगो के चलते हमारी मिट्टी बंजर हो गई, फर्टाइल बची नहीं, उपजाऊ मिट्टी बची नहीं, तो कहां से फिर आप अन्न उगाओगे। तो लोग मर गए। और पर्याप्त राहत की व्यवस्था नहीं करी इन्होंने। रिलीफ कैंप्स, फूड सप्लाई इफेक्टिव नहीं थे। इवन फेमाइन के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन प्रायोरिटाइज था। लोगों के घर में खाना नहीं है, बट लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि तुम हमें पैसा दो, टैक्स दो। सोचिए आप, ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी सालों ने। फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए इस फेमाइन के, जैसे कि गरीबी, कुपोषण की प्रॉब्लम्स, लोग जो है वो सामाजिक तौर पर अलग हो गए, है ना। अब इसमें इस चीज ने गलतियां बता दी ब्रिटिशर्स की, कि ब्रिटिश सही नहीं है प्रशासन करने में। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं इंडिया के अंदर लोगों का पेट भरे, लोग मरे, जिए, कोई मतलब नहीं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी वो सेम क्राउन रूल कर रहा है, ये चीज लोगों को क्लियर हो गई। रेलवेज भी इन्होंने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बनाया। ब्रिटिशर ने रेलवे, टेलीग्राफ, कैनल्स ये डेवलप किए।
सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। इंडियन इंडस्ट्रीज या सेल्फ सफिशिएंसी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत लिमिटेड था। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, आपने इसका आंसर भी लिख दिया होगा, दादा भाई नरोजी की थ्योरी हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज और पेंशन इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाता था। इंडिया का ट्रेड प्रॉफिट जो भी होता था ब्रिटेन के पास चला जाता था। ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स भी यूके भेज दिए जाते थे। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई। तो 1857 के पहले की रेजिस्टेंस ने ब्रिटिश के वीक पॉइंट्स एक्सपोज किए थे। 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ, पर इसने नेशनलिज्म को बर्थ दिया। तो कहीं ना कहीं इसको अपन फेलियर नहीं मानेंगे। ये अगर रिवोल्ट नहीं होता तो और हमें टाइम लग जाता ब्रिटिशर से छूटने में, क्योंकि हम लोग को कभी पता ही नहीं लगता कि इन लोग की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है। इंडिया के अंदर दीमक बन के आए और इंडिया को चूस रहा है। ब्रिटिश रूल का मेन फोकस यही था कि पैसा कलेक्ट करो, इंडिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करो, यानी कि अपना वर्चस्व बना के रखो और बाकी यहां से पैसा लूटते रहो। फिर इवेंचुअली एजुकेटेड इंडियंस जो थे उन्होंने बेसिकली कदम उठाए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करी। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो फेज आएगा वो 1885 से 1947 का फेज होगा इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का, जो आपको समझना जरूरी है, राइट, जिसके बारे में हल्का सा मैंने आपको ब्रीफ आइडिया समझाते समझाते दे ही दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की आजादी की लड़ाई में एक मेजर रोल जिसने निभाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ इन्होंने एक्सपोज किया, मतलब पहले तो एक्सपोज किया, जनता को बताया कि देखो ये ब्रिटिशर्स लोग जो है वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। फिर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, जो पॉलिटिकली जो हमारे ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन सबको एक्सपोज किया। तो ये एक प्लेटफॉर्म की जरूरत बनी ब्रिटिशर्स की। इन सब चीजों को देखते हुए तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें इंडियन लोग अपनी आवाज उठा सकें। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखना है, ए ओ ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, 1885 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में मदद करी। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, याद रखिएगा। WC बैनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने आपके लिए सामने बहुत इजी तरीके से रख दिए हैं। शुरुआती तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य बहुत मॉडरेट था। ये लोग सिर्फ इतना चाह रहे थे कि भाई हम ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमें मिले, हमारी बातें जो है वो सुनी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, बस दैट्स इट। ये बोलते थे कि हम ब्रिटिशर्स को लेटर लिखेंगे और वो लेटर पढ़ के हमारी बातें मानेंगे। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में डिवीजन हुआ, क्योंकि इस बीच कुछ लोग ऐसे थे जिन लोग को पता था कि ये साले ब्रिटिशर्स लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो जो अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी वो बात करने वाली स्ट्रेटेजी थी। फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस टूटती है, अलग होती है रेडिकल्स और मॉडरेट्स में या एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, तब उस समय हमें देखने को मिलता है कि एक जो ग्रुप था जो सिर्फ बात करने पर फोकस करता था और दूसरा ग्रुप था जो लात मारने पर फोकस करता था। ये दो ग्रुप्स अलग डिवाइड हो गए क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी काफी अलग थी ना। तो ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ कांग्रेस के अंदर। 1885 से लेकर 1905 तक का पीरियड ये मॉडरेट्स का था। फिर 1905 के बाद से एक्सट्रीमिस्ट का पीरियड शुरू होता है। मॉडरेट्स का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये लोग मॉडरेट्स थे। ये ब्रिटिशर से बातचीत करते थे, नेगोशिएट करते थे, राइट। ये बोलते थे कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, संविधान के थ्रू जाएंगे और सेल्फ रूल अचीव करेंगे। ये लोग बेसिकली याचिकाएं लगाते थे, अपील्स लगाते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के सामने अपील करते थे कि सर हमारी पुकार सुनो। दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। दीज पीपल वर
एग्रेसिव। इनको पता था ब्रिटिश से आजादी छीननी पड़ेगी, ये साले आजादी देंगे नहीं। सिर्फ रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होगा, इन्हें बॉयकॉट करो, स्वदेशी पर काम करो, और पैसिव पैसिव रेजिस्टेंस को प्रमोट करो, कि इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तब इनको समझ में आएगी। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन इस मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाने वाला एक बड़ा इवेंट था। बंगाल का पार्टीशन हुआ, जो मैं आपको बता रहा था, 1905। लॉर्ड कर्जन, नाम याद रखना है, इन्होंने 1905 में बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया। ऑफिशियली ये कहा गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है, लेकिन इंडियंस को पता था कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, मुस्लिम्स और हिंदूज को अलग करने की एक बड़ी नीति थी। और इस पार्टीशन के अगेंस्ट एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना और इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। यह भी एक टर्निंग पॉइंट बना इंडिया के नेशनलिस्ट स्ट्रगल के लिए। फिर आती है गांधी जी की एंट्री। गांधी जी ने इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के प्रिंसिपल पर चलाया। 1915 में गांधी जी आए। इनके इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 का। गांधी जी ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट करने के लिए कहा, जैसे स्कूल्स, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई मत जाओ इंडियंस, ये कहा। ये मूवमेंट चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद विड्रॉ कर लिया गया। चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या हुआ था, आप मुझे 2 लाइन में बस कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। सबको पता है इस घटना के बारे में। तो गांधी जी ने बोला, नहीं नहीं, बहुत वॉयलेंस कर दिया, बहुत लोग मारे गए, अब ये ऐसा नहीं चलेगा, बंद करो मूवमेंट को। फिर हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 1934 का। इस बीच और भी काफी सारी चीजें हुई, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे वो पूरी चीजें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, सॉल्ट सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने डांडी मार्च की और ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। जिसने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है वो आंसर देंगे कमेंट बॉक्स पर कि कितने दिनों का मूवमेंट था, कहां से लेकर कहां तक का मूवमेंट चला था। पूरी कंट्री में लोग ब्रिटिश कानून का विरोध करने लगे। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कह दिया करो या मरो, डू और डाई। बट उनने फिर बाद में एक चीज वो करी कि सुनो, जो भी करो थोड़ा सा नॉन वॉलेंट तरीके से, है ना, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है। तो ये उन्होंने बाद में बोला था, थोड़ा सा गैप लेके। तो समझदार को ये इशारा काफी था। तो ब्रिटिशर्स ने तुरंत भारत छोड़ने की आ, हमने बोल दिया कि भाई हम आपसे बोल रहे हैं कि आप भारत जो है वो छोड़ दीजिए, नहीं तो इतनी मार पड़ेगी आप में कि आप फिर मजबूरन छोड़ पाओगे बेइज्जती के साथ। तो वो समझ गए थे कि अब ये लोग गुस्से में आ चुके हैं, और इनको ऑलरेडी डर था भी हिटलर का। वर्ल्ड वॉर सेकंड का इनको बहुत डर था, और वो डर की वजह से ही ये पूरी चीज हुई है, वरना ये लोग साले और कुछ साल टिक जाते, कुछ स्ट्रेटेजी तो अपना ही लेते। तो ये मूवमेंट गाइस काफी स्ट्रांग था और ब्रिटिश ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर पॉलिटी में आ जाती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आती हैं। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में क्या रहे, जैसे राम मोहन रॉय जी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1772 से 1833 का था। इन्होंने ब्रह्मो समाज को स्टैब्लिश किया 1828 में, याद रखिएगा। सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विडो रीमैरिज और मॉडर्न एजुकेशन को इनके द्वारा प्रमोट किया गया। ये सब फैक्ट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड। ऐसे ही विवेकानंद जी 1863 से लेकर 1902 वेदांत फिलोसफी और हिंदुइज्म को वेस्ट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। रिलीजियस टॉलरेंस और सोशल अपलिफ्टमेंट पर फोकस किया। ये भी आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट क्या है कि आपकी पॉलिटी के अंदर ये बेसिकली एक बेस है स्टार्टिंग का, कि भाई आपको पहले पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या चीजें हुई हैं, क्या स्थिति परिस्थिति रही है। तो इसलिए ये 2 लेक्चर जो है वो आपको हो सकता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जैसे जो है वो लगे पॉलिटी में के साथ आप इसको लिंक ना कर पाओ ज्यादा बेहतर तरीके से। बट जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मजा आता जाएगा, काम की चीजें मिलती जाएंगी। सरस्वती, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में। वैदिक कल्चर को प्रमोट किया। कास्ट सिस्टम और मूर्ति पूजा को इन्होंने अपोज किया। तो ये चीजें थी। तो ये पूरे देखो हमने आपके नोट्स के तौर पर जो है पूरी चीज बहुत अच्छे से लिखवाई हुई है, और इसकी पीडीएफ वगैरह हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और यस, मैंने आपको बोला है कि वो जड़ी बूटी क्लेम कर लो, सिर्फ लिख देना पॉलिटी जड़ी बूटी, तो आप जो है वो रजिस्टर हो जाओगे उस क्लेम के लिए, और आपको व्हाट्सएप पर जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे जड़ी बूटी की पीडीएफ। फिर अब देखो, ये रिफॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन जो थे उन्होंने काफी सारे सोशल मूवमेंट लेकर आए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट,
चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, सती के अगेंस्ट, जो काफी एक अच्छी चीज भी रही कि हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को जो पढ़ा सीखा, उसमें कुछ चीजें उन्होंने सीखी कि भाई सभी लोग को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, और इसीलिए ये सब प्रैक्टिसेस बंद की गई जो इंडिया के अंदर पल्यूटिंग प्रैक्टिसेस थी, जो इंडिया के लिए सही नहीं थी। राइट। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। वेस्टर्न एजुकेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लोगों ने सोचना जो है वो शुरू किया। देखो मेंस के लिए हमने लिखा हुआ है आपके लिए, कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी। वेस्टर्न एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करती है, रैशनल अप्रोच पर फोकस करती है कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी आजाद हैं, ह्यूमन राइट्स पर फोकस करती है। सोशल अवेयरनेस एजुकेशन ने एक नई क्लास इंटेलेक्चुअल्स की इंडिया के अंदर बना दी, जिन्होंने जितनी भी समाज के अंदर जो बुरी चीजें थी जो इंडियन सोसाइटी को खाई जा रही थी उसको खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया। और इसलिए दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, राम मोहन रॉय ऐसे लीडर्स उभर कर आ रहे हैं जो समाज के अंदर, दयानंद सरस्वती जो समाज के अंदर जो है वो ये बेकार प्रैक्टिसेस, खराब प्रैक्टिसेस को सही करने का काम किया जिन्होंने। फिर नेशनलिज्म, लोगों के अंदर नेशन को लेकर एक भावना उत्पन्न हुई। नेशनलिज्म की भावना ना 1600 में थी, ना 1700 में थी, ना 1800 के समय पर थी, 1900s में उभर कर आई। नेशनलिज्म की भावना बहुत बात की है भाई, बहुत बात की। ये कॉन्सेप्ट बहुत बात का कॉन्सेप्ट है। पहले नेशनलिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं था, फिर ये कंसेप्ट डेवलप हुआ जब लोगों ने सोचना शुरू किया मदर अर्थ के बारे में, फिर इसलिए ऐसे मूवमेंट्स होना शुरू हुए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके क्या इंपैक्ट रहे इंडिया के अंदर, आपको पता है इंडिया का रोल क्या था जंग में? 13 लाख इंडियन सोल्जर्स ने जंग में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प करी, क्योंकि ये लोग इंडिया से ही फंड्स पूरा उठाते थे, इंडिया का ही पैसा यूज करते थे वॉर के लिए। अब वॉर का इंपैक्ट जो है वो क्या हुआ, और भी काफी सारी 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 चीजें हैं। ग्रेट वॉर का ओवरव्यू जो है 1914 से लेकर 1918 का पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। राइट। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी चलेगा आपके इसी चैनल पर, आपको पूरी चीजें मिलेंगी, ऐसी कोई चीजें नहीं। और ऐसा भी नहीं होने वाला है गाइस, मैं आपको लिटरली बता दूं कि मैं ये सीरीज चला रहा हूँ फिर कुछ समय बाद मैं आपको बोल दूंगा कि नहीं अब तो पेड हो जाएगी, सब चीज पेड रहेगी, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बस हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पीडीएफ देंगे। बाकी ये पूरे वीडियोस जो है वो टोटली फ्री आपको यहाँ पर मिलेंगे, और पूरी सीरीज चलती रहेगी। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक का बटन जरूर हिट करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट्स करते रहिए, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वाकई में आप देख रहे हैं लेक्चर्स को। तो वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में ओरिजिनेट होता है। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ये अलाइड पावर्स फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान, यूएस इसके अगेंस्ट लड़ बैठे। अब वॉर का रीजन क्या था क्या नहीं था वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अभी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का रोल क्या था वर्ल्ड वॉर में ये समझो। तो हम लोगों ने 13 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स दिए, पैसा दिया। इंडिया क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी? इंडिया को पता ही नहीं था, इंडियन सोल्जर्स, इनको लग रहा था कि यार हमारे ऊपर खतरा है, बट एक्चुअल में ब्रिटेन अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था। वो खतरा ब्रिटेन के ऊपर था, ब्रिटेन को लड़ना था ना कि हमें। उसने अननेसेसरली हमें इन्वॉल्व करके लड़वा दिया। इंपैक्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़े, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहां से और पैसा लूटना शुरू कर दिया ना, टैक्सेस और बढ़ा दिए। रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ, जिसमें ब्रिटिश को इंडियन के सिविल राइट सप्रेस करने की पावर मिल गई। जलियनवाला बाग का हत्याकांड हुआ, जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाने का कारण बना, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद हमारा दिमाग खराब हो गया कि भाई एक तो साला तुम लोग की लड़ रहे हैं और तुम हमारी लोगों को मार रहे हो यार, ये कौन सी बात हुई? हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को आप उठा उठा के जेल में डाल रहे हो, ये कौन सी बात हुई? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसका जवाब देने की जगह हमें जेल में डाल रहे हो। तो ब्रिटिश राज ने इंडियन रिसोर्सेज और मैन पावर को पूरी तरह से निचोड़ा। काफी सारे जो राजा थे वो ब्रिटिश वॉर को सपोर्ट भी उन्होंने किया, अपनी लॉयल्टी दिखाई कि हम तो पैसा देंगे, चलो हमें बस इंग्लिश सिखा देना है। तो ऐसे तो छोटी छोटी चीजों के लिए बेवकूफ बन जाते थे हमारे यहाँ के राजा। कुछ इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो ये सोच रहे थे कि हम वॉर में सपोर्ट करेंगे तो हमें और
पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनने हमारा यूज किया बस। वॉर का इंपैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वॉर ने सोशल लाइफ और खराब कर दी लोगों की। नेशनलिज्म फिर उभर के आया, ये पॉजिटिव चीज हुई। लोगों को समझ में आएगा कि अब यार ये लोग हमारे सगे कभी नहीं हो सकते। एक बार इनने 1857 में धोखा दिया, फिर अब ये वॉर के समय धोखा देना है, और उनकी धोखा देने की पॉलिसी है ही, और ये धोखा देते ही रहेंगे। तो हम बार बार धोखा खाएंगे तो हम बेवकूफ माने जाएंगे, तो अब धोखा नहीं खाना है, अब इनके अगेंस्ट लड़ना है। तो फिर उसके बाद से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट पूरा शुरू हो गया, अलग अलग मूवमेंट्स हम लोग को देखने को मिले। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब चीजें। फिर इंडिया का ब्रिटिश एम्पायर में क्या रोल था वॉर के समय पर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इंडिया जो है वो एक सप्लाई का काम करता था ब्रिटिश एम्पायर के लिए, बस और कुछ नहीं। सोल्जर चाहिए तो हमारी तरफ देख रहे हैं, संसाधन चाहिए तो हमारी तरफ देख रहे हैं, पैसा चाहिए तो हमसे भीख मांग रहा है। भीख ही तो बोलूंगा मैं, ये सारे लूट के गए, कौन सा कमा के गए, भीख मांगे। तो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन और इतनी बड़ी आर्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स को जिताने में। और वॉर ने पूरे रिलेशनशिप इंडिया और ब्रिटेन के बीच में चेंज कर दिए, क्योंकि समझ में आ गया ना हम लोग को कि नहीं ये साले हम लोग का यूज कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप चेंज हुआ। फिर ये लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि लगातार मूवमेंट्स हो रहे हैं, लगातार वॉर हो रहा है, वॉर कह रहा हूं, रेजिस्टेंस हो रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आप देखते जाइए कंटिन्यूअसली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मूवमेंट पे मूवमेंट चल रहा है। तो इनने लेकर आया एक कानून 1935 में। इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश किया, जो कभी बना ही नहीं। दूसरा, इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश करी। इन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, स्टेट जो है, राज्य जो है, प्रोविंस जो है, वो अपने अकॉर्डिंग अब चीजें चलाए, है ना, उस पर अब सेंटर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन्होंने पावर दी इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को, कि भाई जो लोग जनता के प्रतिनिधि है, चुन के आ रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पावर देंगे। डायरकी इन्होंने जो है वो खत्म कर दी प्रोविंशियल लेवल पर, बट इंट्रोड्यूस करी सेंटर पे, जो कभी इन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं करी। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया, जो अगेन आगे चल के फाइनली सुप्रीम कोर्ट बनती है, एट प्रेजेंट वाली, है ना। पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कैलकाटा की थी, जो अपने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बताओ कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टैब्लिश हुई, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स और भी कम्युनिटीज को दे दिया गया। तो ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, ये मेंस में लिखने वाली कुछ चीज है कि वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या हुआ। तो इंडिया ने जो है वो इस समय बहुत शानदार तरीके से डील किया ब्रिटिशर्स के साथ, कि साथ देंगे बेटा, बट तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा इंडिया को। तो उनने हाँ बोला, बट फिर मुकर गए थे ये। तो उसके बाद तो फिर हमने बोला डू और डाई। क्रिप्स मिशन, डोमिनियन स्टेटस जो है वो ऑफर किया गया वॉर के बाद, बट रिजेक्ट कर दिया गया इंडियन लीडर्स के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी गड़बड़ियां थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे। ब्रिटिश पावर इसमें वीक हो गई इस समय, क्योंकि इंडिया को अब पता लग चुका था कि अब हम बहुत इंडिपेंडेंस के बहुत करीब हैं, और अब ये लोग हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे। बट ऑब्वियसली जाते जाते इन लोगों ने हमें तोड़ के गए, बांट के गए। बांग्लादेश देश, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, मेन पाकिस्तान, इंडिया, ये अलग कर दिया इन्होंने। रोल ऑफ बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट। बोस इंडिया से गए क्योंकि इंडिया के अंदर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज थे। फिर इन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी स्टैब्लिश करी, जापान की मदद से, याद रखिएगा, इंडिया की आजादी के लिए लड़ने के लिए। इंडियन नेशनल आर्मी के एक्शंस की बात करें तो मिलिटरीली अनसक्सेसफुली अनसक्सेसफुल, बट इसने इंडियन का मोरल बढ़ा दिया। इनने बोला कि गजब यार, हमारी खुद के सोल्जर्स, हमारी खुद की आर्मी, हमारा खुद का नाम, हमारा खुद का झंडा। तो इसने मोरल काफी हाई किया इंडियन का। तो ये सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपका आएगा। फिर फाइनल फेज इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो था 1942 से 1947, तो उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन हो जाती है 1947 में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सब चीजें आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, बट पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्लान और मूवमेंट के बारे में क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। लॉर्ड कर्जन का एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिला था किस बंगाल पार्टीशन के समय पर। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो आखिरी वाइस रॉय था, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू साहब तो आप जानते हैं इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर।
काफी सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह की ग्रोथ हुई जो आगे चल के मैं आपको बता ही दूंगा। तो बस ये क्राउन रूल हमने फिनिश किया, जिसमें हमने काफी डिटेल में पूरी चीजों के बारे में डिस्कस किया, राइट। होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आई होंगी। अब आप ट्राई करना, ये मैंने आप लोग के लिए देखो मेंस के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखने की प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर दो, राइट। पॉलिटी के क्वेश्चंस है, और मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। और प्रॉपर ये शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ मिलेगी, आप या तो अपने पास इसको ऑनलाइन रख सकते हैं, उसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट करा लो तो वो ज्यादा बेटर है कि सामने दिखता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर व्हाट्सएप के थ्रू। और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो इंडियन पॉलिटी की जड़ी बूटी आप क्लेम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आपको उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।